इजराइल के अंदर हार्डलाइनर पॉलिटिशियन नेतन्याहू की अभी सरकार बनी ही नहीं है। उन्होंने इलेक्शन में मेजॉरिटी ज़रूर हासिल की है और इजरायली सदर ने उनको हुकूमत बनाने के लिए मैंडेट भी दे दिया है, जिस वजह से नेतन्याहू इन दिनों दीगर हार्डलाइनर जो ज़ायनिस्ट जमातें हैं उनसे राब्ते में ज़रूर है कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए। अपनी इलेक्शन कैंपेन में नेतन्याहू बड़े बड़े दावे करता हुआ नजर आया। हस्ब आदत ईरान के खिलाफ उसने बड़ी बड़ी बातें की कि हुकूमत में आने के बाद हम ईरान पर दबाव बढ़ाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर हमला भी करेंगे, ये भी उसने कहा है कई मौक़ों पे। लेकिन ईरान ने नेतन्याहू को आते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बना लिए हैं कामयाबी के साथ, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुनिया के बहुत से जो बेहतर से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। ये उनकी खासियत होती है असल में। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। इसीलिए अमेरिका और इजराइल समेत पूरा वेस्ट हैरान है कि ईरान ने ये कैपेबिलिटी हासिल कैसे की है। राइटर्स ने खबर लगाई है कि ईरान सेज इट हैज़ बिल्ट हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स। तस्नीम असल में ईरानी न्यूज़ एजेंसी है, उनको राइटर्स कोट कर रहा है यहाँ पे। ये सेमी ऑफिशियल ईरान की न्यूज़ एजेंसी है। ईरान के पासदारान इनकलाब की जो फोर्स है जिसको अंग्रेजी में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कहते हैं, इनके टॉप कमांडर्स में से एक हैं अमीर अली हाजी ज़ादे। उन्होंने कहा है कि दिस मिसाइल हैज़ अ हाई स्पीड एंड कैन मैन्यूवर इन एंड आउट ऑफ एटमॉस्फेयर। इट विल टारगेट द एनिमीज एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम्स एंड इज़ अ बिग जनरेशनल लीप इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। तो ये इजराइल के लिए ख़ास तौर पर वार्निंग बेल आप समझ लें, कंसर्न की बात है उनके लिए कि ईरान ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। डेवलपिंग अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज़ नॉट अ जोक, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसमें वैसे उन लोगों के लिए भी जवाब आ गया जो ये कह रहे थे कि ईरान रशिया को कैसे मिसाइल्स दे रहा है और ड्रोन्स दे रहा है। ईरान के पास क्या इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है क्या? बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो अब आप देख लें कि वो कितने कैपेबल हैं। आवाज़ की रफ्तार से कम 5 गुना तेज़ होते हैं ये जो मिसाइल होते हैं हाइपरसोनिक, 5 गुना तेज़ होते हैं। इसीलिए इनको हिट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं होता। इतनी तेज़ी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कैसे उसको हिट किया जा सकता है? ये जो ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम, इवन S-400, 500 जो है वो भी इसको हिट नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि अब इजराइल के अंदर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको ईरानी ब्रीच कर सकते हैं आसानी के साथ। और यही बात टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपने अल्फाजों में, ढके छुपे अल्फाजों में लिखी है कि ईरान क्लेम्स इट डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स दैट कैन ब्रीच ऑल डिफेंस शील्ड्स। अब ऑल में वैसे इजराइल के भी आ जाते हैं। वैसे इजराइल में तुर्की ने डिप्लोमेटिक टाइज बहाल करने के बाद अपना एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। पहले भी तुर्की का सफ़ीर इजराइल में मौजूद होता था, ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। तुर्की का जो सफ़ीर था वो यहाँ होता था इनके इजराइल के अंदर। लेकिन फिर हुआ ये था कि 2018 में, मई 2018 में इजराइल ने गज़ा पे हमला कर दिया था। तो तुर्की ने इजराइल से अपने तमाम डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए थे। लेकिन अब 4 साल के गैप के बाद तुर्की ने दोबारा अपना सफ़ीर लगा लिया है टाइज नॉर्मलाइज होने के बाद। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की ने यरूशलेम में नहीं, तिल अवीव में अपना सफ़ीर मुकर्रर किया है, क्योंकि यरूशलेम को तुर्की इजराइल का शहर नहीं मानता। तुर्की 2 स्टेट सॉल्यूशन का कायल है। और तुर्की ने सफ़ीर मुकर्रर करते वक्त ये भी क्लियर किया था कि हमारी जो पोजीशन है फ़लस्तीन के मामले में वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। अलबत्ता इस बड़ी डेवलपमेंट के 1-2 रोज़ के बाद ही आज कुछ देर पहले ये हो गया है कि तुर्की के हिस्टोरिकल शहर इस्तांबुल में, वहाँ की एक बड़ी मशहूर इस्तकलाल स्ट्रीट है इस्तांबुल के अंदर, बहुत बड़ा धमाका हुआ है वहाँ पे आज कुछ देर पहले। उसमें 6 लोग शहीद हो गए और 50 के लगभग ज़ख्मी हुए। अब ये हरकत किसने की है ये अभी तक क्लियर नहीं है, किसी भी ग्रुप ने जिम्मेवारी कबूल नहीं की। ये जो एरियाज़ है ना तुर्की के अंदर इस्तांबुल में इस्तकलाल स्ट्रीट, ये तुर्की के सबसे सेफ एरियाज़ में से एक है। पूरा का पूरा एरिया जो है इस्तकलाल स्ट्रीट का, ये 24 घंटे अंडर सर्विलेंस होता है। जगह जगह पर यहाँ चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है। सिविलियन एरिया है लेकिन पुलिस यहाँ पर घूमती रहती है 24 घंटे। और अगर कोई सस्पिशियस बंदा उनको नज़र भी आ जाता है तो उसकी तलाशी लेते हैं। 24 घंटे यहाँ सिक्योरिटी मौजूद रहती है। तो ये बड़ी हैरत की बात है, मेरे लिए कम से कम हैरत की बात है कि ऐसे इलाके में ये कैसे वाक़या पेश आ गया है। और एज आई सेड कि अभी तक किसी ने जिम्मेवारी कबूल नहीं की, लेकिन जल्द सामने आ जाएगा जो भी है इसके पीछे क्या हुआ है, जल्द सामने आ जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये एक हाई सिक्योरिटी एरिया है और जो कुछ भी हुआ होगा यकीनी तौर पर कैमरा के अंदर वो आ गया होगा फॉर श्योर।
तो ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। 2015 से वैसे तुर्की में टेररिज्म की एक वेव चल पड़ी है जिसको तुर्की ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। 2015 में जुलाई, अगस्त और अक्टूबर में 3 मरतबा दहशतगर्दों के हमले हुए थे एक साल के अंदर तुर्की में। ये सारा जो गंद है ना मिडल ईस्ट के अंदर, ये अमेरिका के एडवेंचर्स के बाद शुरू हुआ है। मिडल ईस्ट जो है वो कभी भी ऐसा नहीं था। तुर्की के अंदर भी जो कुछ हो रहा है वो मिडल ईस्ट का असर आ रहा है। सीरिया के अंदर जो इन्वेजन हुई है अमेरिका की और जो इराक के अंदर हुई है, उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पूरे रीजन में ख़राब हो गई है, जिससे रीजन के बहुत से मुल्क तंग आ गए हैं और वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं इसको ओवरकम करने की। इसके बाद ये होता है 2015 के बाद, ये यहाँ से शुरू हुआ है ना। फिर 2016 में 8 हमले हुए थे तुर्की के अंदर, 8 हमले। ये वो टाइम था जब पीक पे सिचुएशन थी। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं तुर्की सीरिया के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक क्यों कर रहा होता है, तो उसका जवाब ये है भाई, उनके मुल्क के अंदर जो है वो कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि हमले करते हैं, लेकिन उनके हाइड आउट्स बने हुए हैं सीरिया के अंदर। 2016 में 8 हमले हुए तुर्की में, 17 में 2 हमले हुए, 18 में कोई बड़ा हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। उनकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी वो बड़ा काम पे लगी हुई थी। 2019 में 2 हमले हुए फिर से, और फिर 2020 और 21 में कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन अब 2022 में ये पहला हमला इस साल का हुआ है और बड़ा हमला हुआ है। इस बीच वैसे इन सारे सालों में, इस सारे अरसे के दौरान दर्जनों वो भी हमले थे जो कि टर्किश इंटेलिजेंस और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने होने से पहले ही नाकाम बनाए थे। ऐसे दर्जनों हमले थे। टर्की हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। उनकी इंटेलिजेंस जो है वो भी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक मानी जाती है। अच्छा, किसी ने जिम्मेवारी कबूल नहीं की इसकी, लेकिन कुर्दिश जो रेबल्स हैं जो कि कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, उस कुर्दिस्तान के अंदर अब मसला ये है कि इराक, सीरिया और तुर्की के कुछ इलाके आ जाते हैं, तो इसीलिए उनका कुर्दिस्तान वालों का बहुत सारा इनके साथ एक फटा चल रहा है। तो कुर्दिश रेबल्स या दाइश समेत मुख्तलिफ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि तुर्की के ख़िलाफ़ रहे हैं, तो उनमें से कोई ना कोई एक हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता क्योंकि किसी ने जिम्मेवारी कबूल नहीं की। देखते हैं कि इसके पीछे किस तंजीम का हाथ ज़ाहिर होता है। जल्द तुर्की जो है वो फाइंडिंग्स रिलीज़ कर देगा इसकी। और एक और इंटरेस्टिंग बात आखिर में जाते जाते बता दूं आपको कि ये जो कुर्दिस्तान की मैंने बात की, बहुत सारे कुर्दिस्तान के वो लीडर्स भी हैं जो कि यूरोप के अंदर रहते हैं। यूरोप के अंदर नेटो के भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको कुर्दिस्तान मूवमेंट की सपोर्ट हासिल है, और इवन अमेरिका जो है वो भी कुर्दिस्तान वालों को सपोर्ट करता रहा है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नेटो का मेंबर तो तुर्की खुद भी है, लेकिन यूरोप की बहुत सारी फोर्सेस प्लस अमेरिका कुर्दिस्तान को सपोर्ट करता है, जो कि एंटी टर्की एक फोर्स है। तो ये एक इंटरनल इनका आपस में मसला वेस्ट वालों का नज़र आता है, और तुर्की के लिए भी काफ़ी जो है वो जो सूरत हाल है वो ट्रिकी सी रही है। इसको बैलेंस मेरे ख्याल से टर्की इस तरह से कर रहा होता है कि उन्होंने फिर रशिया के साथ भी अपने जो टाइज हैं वो बना के रखे हुए हैं। टर्की के साथ कोई बहुत बुरे ताल्लुकात कभी नहीं। हिस्टोरिकली वैसे टर्की वालों के और रशियंस के, रशियन एम्पायर जब हुआ करती थी और यहाँ पर जब ओटोमान्स होते थे तो इनके बड़े क्लैशेज रहे, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं इनके दरमियान। तो हिस्टोरिकली इनके दरमियान जंगें होती रही हैं, लेकिन रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि टर्की ने भी कोशिश की है और रशियंस ने भी कोशिश की है कि टाइज आपस में बना के रखें। अलबत्ता यूक्रेन वाली जंग के बाद दोबारा टर्की के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है वेस्ट वालों का कि आप अपने टाइज डाउनग्रेड करें रशिया के साथ, जो कि अभी तक टर्की कर नहीं रहा। अगर तो इस हमले के अंदर कुर्दिस्तान वाले शामिल हैं तो यकीनी तौर पर टर्की की जानिब से अमेरिका और वेस्ट के जो बाकी मुल्क हैं उनके ऊपर शदीद दबाव आएगा कि आप इनके ऊपर से हाथ अपना हटा लें एंड स्टॉप सपोर्टिंग दीज ग्रुप्स। ये यकीनी तौर पर टर्की जो है वो पुश करेगा इनको, वेस्ट को, और नेटो के अंदर भी आवाज़ उठाएगा टर्की। वहाँ के मेंबर ममालिक को भी कहेगा कि आप भी इसमें कोई रोल प्ले करें, इनको आप आइसोलेट करें। यहाँ पर इजराइल के लिए भी एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि कुछ ऐसे भी लीडर हैं कुर्दिस्तान के जिसको इजराइल की भी सपोर्ट वैसे जनरली हासिल रही है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, उनको इजराइल की भी सपोर्ट हासिल रही है अमेरिका के साथ साथ। तो मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और टर्की की फाइंडिंग्स पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। टर्की क्या चीज़ सामने लेकर आता है इन्वेस्टिगेशंस के बाद, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इस वाक़े की किसी ग्रुप की जानिब से अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम ना करना इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है कि किसी ने आखिर कबूल क्यों नहीं की जिम्मेवारी कि हमने किया, क्योंकि हर धमाके के पीछे या हर कार्रवाई के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई फोर्स होती है। इस तरह अगर कोई क्लेम ही नहीं कर रहा कि हमने किया है तो उसका क्या मतलब है फिर? ये भी एक अजब सा सवाल है अपने आप में कि कोई जिम्मेवारी कबूल क्यों नहीं कर रहा है इसकी।